बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिट्रिक एसिड साइकिल को पढ़ेंगे। सिट्रिक एसिड साइकिल में आज हम क्या पढ़ेंगे कि इसको याद कैसे करना है। फिर हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन कितने होते हैं हर मॉलिक्यूल में। फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर एंजाइम्स कौन से एक्ट कर रहे हैं। फिर हम ये देखेंगे कि एटीपी कहाँ पर प्रोड्यूस हो रही हैं या यूटिलाइज हो रहे हैं। और फिर हम देखेंगे कि NADH और FADH2 कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं या प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर हम इन एंजाइम्स जो यूज़ हो रहे हैं उनके इनहिबिटर्स हम देखेंगे। फिर हम इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। और फिर हम ATP की कैलकुलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले सिट्रिक एसिड साइकिल को याद करने के लिए फार्मूला है CIASS और फिर हमारे पास है FMO। ये फार्मूला वैसे तो मुश्किल लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। CIA, C जो है सिट्रेट को शो करता है, फिर I जो है आइसो सिट्रेट को, और A जो है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट को। SS जो है वो सक्सिनेट को और सक्सिनाइल कोएंजाइम्स A को। फिर हमारे पास FMO हमारे पास फ्यूमारेट, मालेट और एक्सालो एसीटेट को। तो ये हमारे पास टोटल जो हमारे पास 8 मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं। तो उनके सबसे नाम के फर्स्ट जो लेटर था मैंने लिया है और उनसे एक फार्मूला बनाया है CIASSFMO। ठीक हो गया। तो इस फार्मूले से सिट्रिक एसिड साइकिल को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ कार्बन्स। नंबर ऑफ कार्बन्स जो पेरुवेट है इसमें 3 नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। एसिटाइल कोएंजाइम्स A में जब ये कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें 2 कार्बन है। और एक्सालो एसीटेट में कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन है। तो हमारे पास नेक्स्ट जो सिट्रेट है इसमें कितने कार्बन होंगे? इसमें 6 कार्बन है। ठीक हो गया। फिर सिट्रेट से फिर ये क्या बन जाता है? आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट में भी 6 कार्बन है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। जब ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनता है तो यहाँ पर एक CO2 निकल जाता है। ठीक हो गया। यहाँ से एक CO2 निकल गया। जब एक CO2 निकल जाता है तो यानी एक कार्बन निकल गया तो यहाँ पर क्या होता है कि ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक हो गया। फिर क्या होता है कि अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से जब सक्सिनेट बनता है तो यहाँ पर एक और CO2 निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया। तो फिर जितने मॉलिक्यूल अगर जाते हैं आगे तो वो सारे 4 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं। ठीक हो गया। 4 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जाए कि इसमें कितने कार्बन हैं तो आप इस हिसाब से पता चल सकता है आपको कि कितने उसमें कार्बन होते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर 2 और 4 मिलकर 6 बनाते हैं। फिर 6 से यहाँ पर एक निकल गया तो 5 बन गए, फिर एक निकल गया तो 4 और फिर वो 4 चलते रह जाते हैं आगे। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एंजाइम्स कौन से एक्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है ना पाइरुवेट है और एसिटाइल कोएंजाइम्स A बना। तो यहाँ पर एंजाइम्स जो है ना उसका नाम है पाइरुवेट। ठीक हो गया। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम्स है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक हो गया। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। फिर हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम्स A मिलकर और एक्सालो एसीटेट मिलकर क्या बना रहे हैं? सिट्रेट। तो सिट्रेट की सिंथेसिस हुई तो इसलिए इसका नाम जो है सिट्रेट सिंथेज रखा गया है। ठीक हो गया। सिट्रेट सिंथेज ये जो था इसका जो पहला रिएक्टेंट था उसके नाम से है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये जो है हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट बन रहा है उसके नाम से है सिट्रेट सिंथेटेज, सिंथेज या सिंथेटेज। फिर सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस जो नाम है इसका एंजाइम्स का, इसका नाम है इकोनिटेज। इकोनिटेज। ठीक हो गया। ये एक नाम था। फिर हमारे पास आइसोसिट्रेट और अल्फा कीटो ग्लूट्रेट के दरमियान जो एंजाइम्स है उसका नाम क्या है? आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम्स का जो नाम है ये आइसोसिट्रेट से लिया गया है। नेक्स्ट एंजाइम्स का भी इसी तरह का नाम है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक हो गया। तो यानी यहाँ पर रिएक्टेंट से और यहाँ पर भी। फिर हमारे पास सक्सिनेट और सक्सिनाइल कोएंजाइम्स के दरमियान जो एंजाइम्स है उसका नाम है सक्सिनेट थायोकिनेज।
ठीक हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पर जो है, यहाँ पर एंजाइम्स का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पर जो एंजाइम्स का नाम है फ्यूमरेज, और यहाँ पर जो एंजाइम्स का नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये एंजाइम्स के नाम हैं। अब इन एंजाइम्स के नाम्स को याद कैसे करना है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि पहला एंजाइम्स तो डिहाइड्रोजिनेज का है, उसको छोड़ दें। ये या हमारे सिट्रेट सिंथेस को याद करना है, इकानिटेज को याद करना है, और फिर हमारे पास सक्सिनेट थायोकिनेज को याद करना है, और फिर फ्यूमरेज को, यानी इसको, इसको और इसको और इसको, ये 4 एंजाइम्स याद कर दें। बाकी जो एंजाइम्स बच गए हैं वो सारे डिहाइड्रोजिनेज से हैं। ये तो याद हो गया, लेकिन इसके साथ ये जो पहला लफ्ज़ है ये यहाँ पर रिएक्टेंट से है, यानी ये रिएक्टेंट है इसका पेरुवेट, तो पेरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये रिएक्टेंट है तो एसोसिएटेड डिहाइड्रोजिनेज। अगर यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, और मलेट है तो मलेट डिहाइड्रोजिनेज। यानी आपने सिर्फ 1, 2 और 3 और 4 एंजाइम्स के नाम याद करने हैं। बाकी बहुत ही, यानी कि आप डिहाइड्रोजिनेज से याद कर सकते हैं कि वो डिहाइड्रोजिनेज हैं और रिएक्टेंट्स हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि एंजाइम्स हो गए तो हम देखते हैं कि NADH या FeDH2 या ATP कहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, या यूटिलाइज हुए हैं। तो पहला जो स्टेप था उसमें हमारे पास NADH कितने प्रोड्यूस हुए हैं। तो पहले स्टेप में हमने क्या देखा कि यहाँ पर NAD, ठीक हो गया, यहाँ पर NAD से यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास एक H प्लस NADH, ये हमारे पास NADH यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ। ठीक हो गया। यहाँ पर एक और स्टेप भी हुआ था यहाँ पर कि यहाँ पर 3 कार्बन से 2 कार्बन कैसे हुए, यहाँ पर CO2 भी रिलीज़ हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर भी CO2 रिलीज़ होता है तो 3 कार्बन से 2 कार्बन हो जाते हैं। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर फिर डिहाइड्रोजिनेज है, जहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज है वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी डिहाइड्रोजिनेज है तो यहाँ पर भी क्या होता है कि NAD, ठीक है, तो यहाँ पर बन रहा है NADH प्लस H, तो यहाँ पर एक दूसरा NADH बन गया। फिर हमारे पास क्या है कि यहाँ पर भी एक NAD है, तो इससे क्या बनेगा NADH, तो ये तीसरा बन गया। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पर है, तो इससे क्या है, यहाँ पर NADH प्रोड्यूस नहीं होता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है इसका कि यहाँ पर FAD है, और FAD से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, FADH2। ठीक हो गया। और मलेट डिहाइड्रोजिनेज से भी NADH प्लस। तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि हमने NADH लगा दिए जहाँ पर भी लगाने थे। तो अब हमने क्या करना है, अब NADH हमने लगा दिए तो हमने ATP को देखना है। ठीक हो गया। तो हमारे पास ATP के लिए ये है कि जहाँ पर भी किनेज होता है वहाँ पर या तो ATP यूज़ हो रहा होता है या प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ATP की जगह GTP प्रोड्यूस होता है, GTP। ठीक हो गया, GDP से, तो ये एक GTP प्रोड्यूस हुआ। हमारे पास ये भी हो गया कि NADH, और हमने वो भी लगा दिए ATP भी। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो एसिटाइल कोएंजाइम्स A से सिट्रिक एसिड साइकिल चलता है, ये सारा कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये जो पेरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम्स A में, तो ये हमारे पास होता है साइटोसोल में। ठीक हो गया। तो हमारे पास हमने सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो सिट्रिक एसिड साइकिल होता है, क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। टिपिकल कोलेशन में हम ये देखेंगे,
लेकिन इससे पहले हम इनहिबिटर्स लगाते हैं कि हर एंजाइम्स का एक इनहिबिटर्स है। अब हमारे पास कॉनिटेज जो है एंजाइम्स, इसका इनहिबिटर्स क्या है? ठीक हो गया, फ्लोरोएसीटेट, ये इसका इनहिबिटर है। ठीक हो गया। फिर अल्फा कीटोग्लूट्रेट, इसका इनहिबिटर क्या है? ठीक है, आर्सिनाइटो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्सिनेट नहीं है, आर्सिनाइट है, ये इसका इनहिबिटर आ गया। और फिर किसका इनहिबिटर आ गया? मेलोनेटो। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का क्या है? मेलोनेटो। ये हमने इनहिबिटर्स लगा दिए। कौन कौन से इनहिबिटर्स हैं? ठीक हो गया। फिर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इंपॉर्टेंट एंजाइम्स देखने हैं। हमारे पास पहली बात यह है कि हमने इंपॉर्टेंट एंजाइम्स देखने के लिए क्या करना है कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो है अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है। क्यों? इसमें एक तो NADH प्रोड्यूस हुआ है। ठीक हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या हुआ है कि 5 कार्बन से 4 कार्बन में कन्वर्जन हो रही है, यानी कि CO2 रिलीज हुआ है। दूसरा इसका इनहिबिटर्स भी है। ठीक हो गया। तो ये सारे स्टेप इसमें हैं। पहला स्टेप, इसमें NADH प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा ये है कि 5 कार्बन से 4 कार्बन में कन्वर्जन हो रही है, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। और तीसरा यह है कि यहाँ पर इनहिबिटर है आर्सिनाइट। फिर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स फिर दूसरे नंबर पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज में सबसे ज़्यादा गलती जो होती है, लोग NADH समझते हैं, लेकिन यहाँ पर FADH2 प्रोड्यूस हुआ है और इसका इनहिबिटर मेलोनेट है। यहाँ पर कार्बन नंबर सेम रहते हैं। और फिर हमारे पास थर्ड नंबर पे है सक्सिनेट थायोकिनेज। ठीक है, यहाँ पर GTP प्रोड्यूस हो रहा है। बस यही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स थे। ठीक हो गया, हमने इंपॉर्टेंट एंजाइम्स MCQs के लिहाज से अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है और फिर सक्सिनेट थायोकिनेज है। तो अब हमने एक चीज़ देखी कि ये एक साइकिल हुआ है। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि ये एक साइकिल पाइरूवेट से स्टार्ट हुआ। तो पाइरूवेट तो हमें ग्लाइकोलाइसिस में पैदा होता है और पाइरूवेट ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पैदा होता है। तो हम इसको देखते हैं कि ये साइकिल जो है कितने, एक साइकिल, यानी कि एक साइकिल हम एसिटाइल कोएंजाइम से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? एसिटाइल को से। तो कितने ATP प्रोड्यूस करता है एक एसिटाइल कोएंजाइम A? ठीक हो गया। तो एसिटाइल कोएंजाइम्स A कितने प्रोड्यूस करता है? पहले हमने ये देखते हैं, हमारे पास NADH कितने प्रोड्यूस हुए? एक NADH ये प्रोड्यूस हुआ, एक NADH ये प्रोड्यूस हुआ और एक NADH ये प्रोड्यूस हुआ। तो हमारे पास एक एसिटाइल कोएंजाइम्स A से कितने NADH प्रोड्यूस हुए? 3 NADH। ठीक हो गया, 3 NADH हो गए। फिर हमारे पास FADH2 एक हुआ। ठीक हो गया, एक FADH2 हो गया। फिर हमारे पास एक ATP हो गया। ठीक है, तो 3 से कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं ये देखेंगे। ठीक है, 3 3 9 होता है। 1 FADH से कितने होंगे? 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, 2 4 हो गए। ठीक है, 2 होते हैं। और फिर हमारे पास एक ATP ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 10, सॉरी ये एक है ना, एक से 2 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 थे तो 3 हो गए और एक NADH कितना देता है? 3 ATP। और एक FADH2 कितना देता है? 2 ATP। तो 2, तो टोटल कितने हो गए? 12 ATP। ठीक हो गया। तो एक एसिटाइल को ए कितने देता है? 12 ATP। ये हो गए एक एसिटाइल को ए के। ठीक हो गया। तो ये हमने इस सिट्रिक एसिड साइकिल में ये कैलकुलेशन की है। अब सिट्रिक एसिड साइकिल में पूरा सिट्रिक एसिड साइकिल कितने बार होगा एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से? जब हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, हमारे पास ग्लूकोज जो होता है उसमें 6 कार्बन होते हैं।
तो 6 कार्बन से कितने पाइरूवेट पैदा होंगे? एक पाइरूवेट और दूसरा पाइरूवेट। ठीक हो गया। तो ये भी 3 कार्बन का और 3 कार्बन का, यानी 2 पाइरूवेट। तो एक पाइरूवेट से यहाँ पर NADH भी प्रोड्यूस हुआ, तो एक NADH ये भी हो गया, एक NADH ये भी हो गया। ठीक है, तो एक NADH पाइरूवेट का हो गया। तो इससे कितने? 3 ATP। कितने? 3 ATP यहाँ से भी प्रोड्यूस हुए। तो टोटल कितने हो गए एक पाइरूवेट से? एक पाइरूवेट से हमारे पास 15 ATP हैं। 15। तो एक से, तो 2 से हमारे पास कितने आ जाएंगे? हमारे पास 30 ATP। 2 से कितने आ जाएंगे? 30 ATP। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास, अच्छा, तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि 1 एसिटाइल कोएंजाइम्स ए से 12 ATP प्रोड्यूस होते हैं और 1 पाइरूवेट से 15 ATP यानी 15 ATP। ठीक हो गया। और 1, या मैं कहता हूं कि सिट्रिक एसिड साइकिल से टोटल कितने? 24 ATP प्रोड्यूस होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन थी ATP की, ये हमने पढ़ ली।